हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MX स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज है 29 जुलाई। तो 29 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड बनेंगे उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट में है कि छत्तीसगढ़ ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा 6 अगस्त। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ के सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण हेतु 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में कोरोना का मामला काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, इसलिए वहाँ की सरकार ने 6 अगस्त तक लॉकडाउन करने का फैसला किया है। ठीक है, देखिए वहाँ के कलेक्टरों ने जिलों के परिस्थिति के हिसाब से लॉकडाउन का फैसला करने का निर्देश दिए हैं। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में कोरोना का प्रसार हो चुका है। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में पूरी तरह से कोरोना फैल चुका है। ठीक है, और देखिए वहाँ पे जो है 25 जुलाई तक यहाँ पे 7,623 कोविड-19 के मामले आए थे। ठीक है, देखिए इनमें से जो है 2,626 एक्टिव केस थे, जबकि 4,944 मरीज ठीक भी हो चुके थे। ठीक है, और ठीक होने के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। ठीक है, और इनमें से 43 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी थी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 अगस्त तक लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य रखा है। देखिए इसका सही आंसर होगा 2.10 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2.10 लाख करोड़ रुपीस का निवेश का लक्ष्य रखा है। ठीक है, देखिए वित्त मंत्री के अनुसार इस वर्ष 2020-21 के लिए मोदी सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपीस का निवेश का लक्ष्य रखा है। ठीक है, देखिए इनमें से 1.20 लाख करोड़ रुपये PSU के निवेश में आएंगे और 90,000 करोड़ रुपए वित्त मंत्री संस्थानों के हिस्सेदारी बेचकर जुटाए जाएंगे। ठीक है, और केंद्र सरकार के निवेश की योजनाओं के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सही समय आने पर सरकार उचित कीमत पर हिस्सेदारी बेचेगी। सही समय आने पर। ठीक है, इन्होंने कहा है कि पहले ही लगभग 22 से 23 ऐसी PSU कंपनियां हैं जिनके निवेश को सरकार की ओर से मंजूरी दी जा चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प किया है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, देखिए भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग और रक्षा प्रौद्योगिकी की पहचान सहयोग की संभावित क्षेत्रों के तौर पे यह बात की है। ठीक है, देखिए बयान में उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो ने इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। ठीक है, देखिए भारत और इंडोनेशिया एक पड़ोसी देश है और भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान सागर में इंडोनेशिया के साथ एक समुद्री सीमा साझा करते हैं। ठीक है, देखिए दोनों देशों का संबंध भी लगभग 2000 वर्ष पुराने हैं। 2000 वर्ष पुराने दोनों देशों का संबंध। ठीक है, और देखिए भारत का जकार्ता में दूतावास भी है और इंडोनेशिया का दिल्ली में दूतावास संचालित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐसे ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा
57। ठीक है, देखिए भारत सरकार ने 57 चीनी ऐप पे फिर से प्रतिबंध लगा दिए हैं। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार ने भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच 47 और चीनी ऐप पे प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार ने पहले ही 59 चीनी ऐप पे बैन लगा चुकी है। इससे पहले भी जो है भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप पे बैन लगा चुकी है। ठीक है, देखिए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये सभी 57 ऐप पहले बैन हुए 59 ऐप के क्लोन है। ठीक है, ये जो पहले 59 ऐप बैन हो चुकी है उसका क्लोन है ये 47 ऐप। ठीक है, देखिए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया ये भी जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये जो 47 ऐप है ये देश के डाटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही थी। ठीक है, ये डाटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही थी ये 47 ऐप। ठीक है, और इन पर डाटा चोरी करने का भी आरोप लगा हुआ है। ठीक है, ये डाटा चोरी भी करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो है ये ऐप जो है यूजर्स की निजी और गोपनीय जानकारी को भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये जो 47 ऐप है ये यूजर्स के निजी और गोपनीय डाटा को भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, देखिए इन्होंने जो है गोपनीयता कानून का उल्लंघन किया है जिस वजह से इन पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, देखिए ये जो 47 ऐप जो बैन हुए हैं ये जो है देश के डाटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा था, डाटा को चोरी कर रहा था और यूजर्स के निजी और गोपनीय जानकारी का भी इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, तो ये गोपनीयता कानून का उल्लंघन है। ठीक है, जिस वजह से केंद्र सरकार ने इन पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप की शुभारंभ की है। तो इसका सही आंसर होगा मौसम ऐप को लॉन्च किया है 14वें स्थापना दिवस पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्थापना दिवस के मौके पे 27 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। ठीक है, देखिए 27 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, और ये ऐप जो है देश के लगभग 800 स्थानों पे मौसम का हाल बताएगा। ठीक है, और ये ऐप जो है मौसम का सटीक जानकारी देने के साथ साथ जो है शहर का तापमान, सूरज का उदय और अस्त का भी समय बताएगा। ठीक है, ये ऐप जो है मौसम का सटीक जानकारी तो देगा ही और साथ ही साथ शहर का तापमान और सूरज का उदय और अस्त का समय भी बताएगा। ठीक है, देखिए और ये जो है समय समय पर मौसम के बिगड़ते मिजाज का चेतावनी भी देगा। ये ऐप जो है ये समय समय पर मौसम के बिगड़ते मिजाज का चेतावनी भी देगा कि कब बारिश होने वाली है, कब तूफान आने वाला है। तो ये सारी जानकारी भी ये ऐप के थ्रू हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण के लिए कितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं की शुभारंभ किया है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा 3। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 के लिए 3 अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला की शुभारंभ की है। ठीक है, देखिए ये प्रयोगशालाएं जो है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अंतर्गत नोएडा, मुंबई और कोलकाता में राष्ट्रीय संस्थानों में स्थित है। ठीक है, इन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में परीक्षण क्षमता में बढ़ोतरी होगी और प्रत्येक शहर में करीब 10,000 व्यक्तियों के नमूनों की जांच की जाएगी। ठीक है, देखिए परीक्षणों की संख्या जो है अधिक होने से संक्रमण में तेजी से पता लगेगा और शीघ्र उपचार करने में इससे मदद मिलेगी। ठीक है, इससे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मजबूती भी मिलेगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 के परीक्षण के लिए 3 अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं की शुभारंभ हाल ही में की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हाल ही में किस IIT शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में
कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आईआईटी खगड़पुर। ठीक है, देखिए आईआईटी खगड़पुर के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है। ठीक है, देखिए आईआईटी खगड़पुर के शोधकर्ताओं ने एक नई कम लागत वाली पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। ठीक है, देखिए ये डिवाइस जो है पोर्टेबल डिवाइस है जो कोविड-19 का परीक्षण कर सकती है। ठीक है, और ये जो है 1 घंटे में परिणाम दे सकती है। ये जो है नई तकनीक में आरटी-पीसीआर परीक्षण के समान सटीक काम करता है, जिससे अब परीक्षण के लिए मानक माना जाता है। ये जो है परीक्षण के लिए मानक माना जाता है। नमूने का विश्लेषण करने के लिए डिवाइस एक डिस्पोजेबल पेपर पट्टी का उपयोग करती है और परिणाम जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध कराया जाता है। इसका परिणाम जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध करा दिया जाता है। तो ये एक पोर्टेबल डिवाइस है और बहुत ही कम लागत में जो है कोविड-19 का पता चल जाता है, उनके संक्रमण का पता चल जाता है, उसका टेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, ये रैपिड टेस्टिंग डिवाइस है जो आईआईटी खगड़पुर के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्न में से किस संस्थान के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर होगा यूनिसेफ। ठीक है, देखिए यूनिसेफ के एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के करीब 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ठीक है, देखिए कोरोना वायरस की महामारी फैलने के कारण भारत सहित दक्षिण एशिया के देशों में करीब 2.2 करोड़ बच्चे अपने प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। देखिए यह बात जो है यूनिसेफ के नए अध्ययन के रिपोर्ट में सामने आई है। ठीक है, देखिए और इस रिपोर्ट में जो है दुनिया भर के बच्चे की देखभाल की स्थिति, शुरुआती शिक्षा और कोविड-19 के कारण महत्वपूर्ण परिवार के सेवाओं के बंद होने के पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण भी किया गया है। ठीक है, देखिए और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोना महामारी इस साल करीब 13 करोड़ लोगों को भूखमरी की ओर धकेल सकती है। तो 13 करोड़ लोग भूखमरी की चपेट में आ सकते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कि भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं। तो इसका सही आंसर होगा 10। ठीक है, तो देखिए भारत ने जो है 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन बांग्लादेश को सौंपे हैं। देखिए रेलवे के मुताबिक जो है इस फैसले से पड़ोसी देश के साथ आंतरिक और अंतर्देशीय आगमन सुलभ होगी। ठीक है, और भारत ने 27 जुलाई को बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। और देखिए पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पूर्वी रेलवे के गेडे स्टेशन से सभी इंजनों की रवानगी हुई है और इन भारतीय रेलवे इंजनों को बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया गया है। ठीक है, देखिए ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपने से बांग्लादेश रेलवे की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई है। ठीक है, और भारत पिछले कुछ वर्षों में पड़ोसी देश बांग्लादेश में सड़क, रेल व बंदरगाह विकसित के लिए परियोजनाओं को मदद कर रहा है। ठीक है, तो भारत जो है पिछले कुछ वर्षों से पड़ोसी देश में जो है सड़क, रेल व बंदरगाह विकास करने के लिए परियोजनाओं को मदद कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कि सीआरपीएफ स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। देखिए इसका सही आंसर होगा 27 जुलाई को। देखिए 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम लोग जान लेते हैं। देखिए सीआरपीएफ को जो है 27 जुलाई 1939 को अंग्रेजों के अधीन
क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए सीआरपीएफ को जो है सबसे पहले क्राउन पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के अधीन 1939 में, 27 जुलाई 1939 को। ठीक है, देखिए फिर इसे जो है साल 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में बदल दिया गया। तो देखिए साल 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के रूप में इसे बदल दिया गया। ठीक है, और देखिए हाल ही में 27 जुलाई 2020 को भारत में 82वां सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, और देखिए आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ जो है भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। ठीक है, ये जो है आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको हम सीआरपीएफ बोलते हैं, भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। ठीक है, और यह जो है सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल में से एक है। सीआरपीएफ जो है सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल में से एक माना जाता है। ठीक है, तो 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।